आईडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और मिड सेशन में फिर 5 बड़ी खबरों को लेकर हम आपसे रूबरू होंगे। इन खबरों में सियासत की बात होगी। आज तो सबसे बड़ी सियासत राज्यसभा की है, जहां कई तरह की चर्चाएं चल रही है। अब इंतजार रिजल्ट का है, लेकिन अगली खबर भी कुछ इसी तरह की होगी। पर कुछ दिलचस्प खबरें लेकर भी हम आपके साथ होंगे। चलिए आपसे मुखातिब कराते हैं 5 खबरों को। वोटिंग खत्म, कौन पास कौन फेल। पीपीई किट में मतदान, लापरवाही पर कार्रवाई, इंसान या हैवान। विरासत बचाती बेटियां। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की। आज की सबसे बड़ी खबर है राज्यसभा से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए रिक्त हुए 3 स्थानों के लिए वोटिंग पूरी हो गई। मतगणना शाम 5 बजे से शुरू होगी और 6 बजे तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आज सुबह ठीक 9 बजे मतदान शुरू होते ही पहला वोट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डाला। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मतदान करने पहुंचे। मतदान में विधानसभा के 206 सदस्य हिस्सा लिए। इनमें भाजपा के 107, कांग्रेस की 92, बसपा के 2, सपा का 1 और 4 निर्दलीय सदस्य शामिल हुए। तीनों सीटों से भाजपा की 2 और कांग्रेस की 1 सीट पक्की मानी जा रही। लेकिन इस बीच में वोट डाले वाले विजुअल्स भी हम दिखाएंगे आपको कि कहां किसने वोट डाले हैं, वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और आज वोटिंग हुई है और वोटिंग के जरिए आप मध्य प्रदेश की विधानसभा की तस्वीरें हैं, जहां पर अलग अलग लोगों को सोशल डिस्टेंस में बिठाया गया था। और उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने वोट किया और विधायकों में खासा उत्साह दिखा। लेकिन यह उत्साह कितना भारी किसके लिए पड़ेगा, इंतजार है अब रिजल्ट का कि कौन पास कौन फेल। आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, हमारे ब्यूरो चीफ, उनसे समझते हैं। और साथ ही उनके संदीप भी मौजूद होंगे, तो संदीप से दोनों से समझेंगे। एक व्यक्ति दूसरी जगह तैनात था तो दूसरा दूसरी जगह, और पूरी टीम IND 24 की लगी रही आज सुबह से लेकर अभी तक। लेकिन बात कर लेते हैं आकाश से। आकाश, क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में आज राज्यसभा के चुनाव बल्कि देश भर में हुए, लेकिन मध्य प्रदेश की 3 सीटों के लिए चुनाव थे और बड़ा दिलचस्प नजारा रहा होगा। दिलचस्प इसलिए कि आज आप लोग देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि अंदर क्या चल रहा था। बाहर के दर्शन दूसरों को कराते रहे और इसी बहाने कम से कम ये समझ आया कि सोशल डिस्टेंस क्या होती है। लेकिन अब पास या फेल का सिलसिला शुरू होगा शाम 5 बजे के बाद से। क्या लग रहा है आपको और किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? वैसे रिजल्ट तो दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, रिजल्ट तो अभी से ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संख्या बल के आधार पर यह स्पष्ट है कि बीजेपी के दोनों उम्मीदवार, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो या सुमेर सिंह सोलंकी की, दोनों ही उम्मीदवार जो है विजयश्री हासिल करेंगे। तो वहीं अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की, तो कांग्रेस की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है और वो जो है 1 सीट पर वो विजयश्री हासिल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस बार पूरे देश में राज्यसभा चुनाव का, आप अपना माइक ठीक करिए आशीष, माइक ठीक करिए आकाश। जी बिल्कुल जी, अगर हम बात करें तो जो नज़ारा है वो बदला हुआ नजर आया है। और कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस बार मतदान हुआ है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए जरूर यहाँ पर मुश्किलें बढ़ी हैं और कांग्रेस को 1 सीट पर क्वारंटाइन करने का जो काम है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किया है। अगर आज सुबह से अगर हम बात करें तो लगातार जो है सुबह जो है कांग्रेस के जो तमाम विधायक थे वो एकजुट जो है PCC चीफ कमलनाथ के निवास पे हुए और वहां से बसों के माध्यम से जो है विधानसभा पहुंचे हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर था कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए या एकजुटता की बात जो है कांग्रेस दिखाना चाहती थी। हालांकि बाद में जरूर कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने इस बात को जरूर कहा कि जो है कई विधायकों के पास गाड़ी की परमिशन नहीं थी, यही कारण है कि बसों से एक साथ विधायकों को ले जाया गया। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने विधायकों को फ्री हैंड देकर रखा था। हम संदीप के पास चलेंगे, संदीप भी मौजूद थे वहां पर। जी संदीप, बीजेपी की अगर हम बात करें तो विधायक जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में पहले बात चल रही थी कि एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन इतने एकत्रित नहीं हुए, सभी अपनी गाड़ियों से जो है वोटिंग करने पहुंचे।
आकाश, बीजेपी की अगर हम बात करें तो भाजपा ने कई तरह के प्लान तैयार किए थे। प्लान ए, प्लान बी के तहत बीजेपी लगातार काम कर रही थी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी को भ्रम में रख रही थी। पहले ये कहा गया था कि बीजेपी कार्यालय से सारे विधायक इकट्ठे होंगे, फिर उसके बाद पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद अचानक बीजेपी ने प्लान बी में काम किया और उसके बाद सभी विधायकों को तितर बितर करके एक एक करके सारे विधायक बीजेपी के पहुंचे। कहीं भी बीजेपी का विधायक एक साथ नहीं पहुंचा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का ये साफ कहना है कि ये सिर्फ बानगी है। राज्यसभा का चुनाव उन्होंने पहले ही तय कर लिया था जिस दिन प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरी थी। यहां से अब मध्य प्रदेश की सियासत दूसरी तरफ जाएगी। अब जो 24 सीटों में चुनाव होने जा रहा है वो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि अभी जिस तरह से हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा से बात की, उनका भी साफ कहना था कि जीत तो हमारी पहले से ही तय हो गई थी, ये सिर्फ एक बानगी थी। अभी मैसेज देना था, यहां से हमने शुरुआत की है। आकाश, संदीप से मेरी तरफ से सवाल कीजिए कि एक सवाल यह है कि जो जानकारी सामने आ रही है, कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है कि अंतिम दौर में प्रयास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बाकी 38 सीटें, 38 जो वोट है वो तो फूल सिंह बरैया को डलेंगे, लेकिन कांग्रेस में बीजेपी ने क्या सेंध लगाने की कोशिश की है? इस तरह की चर्चा है कि रिजल्ट चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है। कांग्रेस ने पूरी तरह तैयारियां की थी, लेकिन बीजेपी का जो प्लान है, ए भी तो बता दिया, प्लान सी भी है, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। ऐसी चर्चाएं चल रही है आमतौर पर, हालांकि बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल मनोज जी। संदीप, क्या लग रहा है कि प्लान सी भी तैयार करा है कि कांग्रेस को तोड़ने के लिए बीजेपी ने प्लान सी भी तैयार करके रखा है, और जब रिजल्ट आएंगे राज्यसभा चुनाव के तो चौंका सकते हैं वो कहीं ना कहीं, के कई और वोट जो कांग्रेस के ही वोट हैं बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। इस तरह से लगातार कोशिश की भाजपा के विधायकों, कांग्रेस के विधायकों से संपर्क किया गया, लेकिन अगर उसके उलट अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के भी विधायकों की तरफ फोन आए। यहां तक कि हमने बात की थी सपा के विधायकों से, निर्दलीय विधायकों से, उनका भी यही कहना था कि कांग्रेस की तरफ से हमारे पास भी फोन आया था, फोन तो सब तरफ गया था, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस बार एकता दिखाई है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने को भी डर था, जिसके कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में 57 वोट डलवाया गया है और सुमेर सिंह सोलंकी के पक्ष में 56 वोट डलवाए गए, जबकि जीत 52 वोटों में होनी है। तो यहाँ पर एक बैकअप रखना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, ताकि कोई भी अगर विधायक क्रॉस वोटिंग करता है तो उसके बनिस्बत दूसरा विधायक उसकी भरपाई कर सके। तो ये आशंका भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही थी। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके संदीप बता रहे हैं कि साफ तौर पर बीजेपी खेमे में भी इस बात का डर जरूर था, लेकिन आंकड़ों में जिस तरीके से हमने देखा बीजेपी कांग्रेस से कई ज्यादा आगे थी। यही कारण है कि कांग्रेस की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। कांग्रेस ने कोशिश जरूर की, क्योंकि पहले दिन जब विधायक दल की बैठक हुई थी उस दौरान भी जो कांग्रेस के एमएलए हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि दूसरी सीट पर भी जंग देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरे दिन जब विधायक दल की बैठक हुई तो उसके बाद पिक्चर साफ हो चुकी थी कि कांग्रेस ने जो है एक ही सीट पर संतोष कर लिया था और दूसरी सीट पर अपनी हार मान ली थी। यही कारण था कि दिग्विजय सिंह के पक्ष में 52 की जगह 54 वोट डालने के निर्देश जो है पार्टी हाईकमान से आए थे। चलिए आकाश और संदीप, आप दोनों का धन्यवाद। लेकिन नजर रहेगी इस बात पर कि आखिर कौन पास होता कौन फेल। लेकिन संदीप ने एक बड़ी खबर दी है। खबर यह है कि 56 वोट डलवाए गए सिंधिया के लिए और बाकी 54 वोट करीब डले हैं सुमेर सिंह के पक्ष में। तो सवाल यह है, जिस तरह की जानकारी, हालांकि ये सब सूत्रों के हवाले से खबरें होती है, उसके बाद जब पेटी खुलेगी तो समझ आएगा कि कौन ने कितने मत डाले। यानी एक तस्वीर ये भी साफ हो गई कि जैसी चर्चा चल रही थी कि फूल सिंह बरैया की तरफ भी क्या कुछ वोट जा सकते हैं, तो हमें लगता है वो रास्ता बंद दिखाई दे रहा है। और अब ये मानकर चलिएगा कि कांग्रेस से दिग्विजय सिंह होंगे और भारतीय जनता पार्टी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह राज्यसभा जा सकते हैं। इंतजार करिए शाम 6 बजे का, जब रिजल्ट आपके सामने होंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। ये खबर भी मध्य प्रदेश की राज्यसभा चुनाव से जुड़ी है। दिलचस्प तस्वीरें हैं, लेकिन ये बता रही है कि कोरोना के दौर में क्या क्या नहीं होता। कोरोना में हमने ये भी देखा कि राज्यसभा में जब वोट डालने पहुंचे राज्यसभा के लिए तो दूरी बनाते हुए नजर आए, सोशल डिस्टेंस के साथ तमाम सारे लोग। लेकिन ये तस्वीर चौंकाने वाली है और दिलचस्प तस्वीर भी है। ये कुणाल चौधरी है जो खुद इस समय कोविड में गिर गए हैं और उनकी दूसरी बार रिपोर्ट, ऐसा कहा जा रहा है, पॉजिटिव आई है। उसके बाद भी उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा कि सबसे बड़ा अधिकार वोट डालने का होता है। अपनी पार्टी के हित में, अपनी पार्टी के लिए वो वोट करने पहुंच गए। लेकिन यहां उन्होंने बाकायदा पीपीई किट पहनी और किट पहनने के साथ ही वो वहां पहुंचे
और वोट किया। वोट करने के बाद उन्होंने कहा कि ये अधिकार है मेरा और तबीयत या स्वास्थ्य नासाज है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा अधिकार अपनी पार्टी के लिए खड़े होने का है और ऐसे समय मेरा एक वोट क्यों ना काम आए। तो वो खुद पीपीई किट में वहां पहुंचे, उन्होंने वोट किया और ये अपने तरह की मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की अलग तरह की तस्वीर है, एक अलग तरह का इतिहास कुणाल चौधरी ने रचा है। और कुणाल चौधरी वोट डालने के बाद रवाना हो गए। आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें थी और ये एक मैसेज भी था कि काम करते रहिए, डरिए मत, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए और पीपीई किट पहनिए यदि आपको जरूरत पड़ती है, और कुणाल ने ये कर दिखाया। जी निश्चित रूप से मनोज जी, क्योंकि कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जो है कोरोना पॉजिटिव है और उसके बावजूद भी उन्होंने जो है विधानसभा में जाने के लिए पहले जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी। उसके अलावा राज्यसभा के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको भी उन्होंने वोट डालने की इच्छा जाहिर की थी। यही कारण है कि तमाम विधायकों के जो वोट्स हैं उनके डलने के बाद अंतिम वोट जो है कुणाल चौधरी का डलवाया गया। इसके पहले स्वास्थ्य विभाग का अमला एम्बुलेंस के साथ जो है उनके निवास पहुंचा था, जहां पर उन्हें पीपीई किट पहनाई गई। वहां से पीपीई किट पहनकर हाथ सैनिटाइज करके जो प्रॉपर रोकथाम के जो तमाम उपाय हैं, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनका पालन करते हुए कुणाल चौधरी विधानसभा पहुंचे। तो यहां पर जाकर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उसके बाद पीपी किट पहने ही वो जो है वापस अपने निवास पर गए। साफ तौर पर जब हमारी बात उनसे हुई थी तो उन्होंने इस बात को कहा था कि लोकतंत्र में उन्हें जनता ने चुनकर भेजा है और मताधिकार का उपयोग करना उनका अधिकार है और यही कारण है कि वो अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए कोरोना से पॉजिटिव होने के बाद भी अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए विधानसभा गए थे और अपना मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका। और ये भी एक खबर थी, ये भी एक तस्वीर थी। और जब जब चुनाव होते हैं, हालांकि बात विधानसभा की हो, लोकसभा की हो, राज्यसभा में ऐसी तस्वीरें कम दिखती है, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में दिलचस्प तस्वीर थी, जहां कुणाल चौधरी जो कि कांग्रेस के युवा विधायक है, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, और उन्होंने अपने तरीके से वोट डाला क्योंकि वो कोरोना से संक्रमित है। जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा था कि डरना नहीं है, लड़ना है, लेकिन काम पर चलना है, और उन्होंने अपना काम किया। इस वक्त कोरोना महामारी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करना, जिसके लिए देश भर में मास्क बनाने का काम जोरों पर चल रहा है और इस दौरान एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। लेकिन इंदौर के एक मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में कर्मचारी लापरवाह बनकर जनता की परवाह कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई भी की गई है। दरअसल फैक्ट्री में मास्क बना रहे कर्मचारी खुद मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने 10,000 रुपए का चालान काटा है। और ये इंदौर ही एक शहर है जहां लापरवाही करते हैं तो आपको भारी पड़ता है। इंदौर यदि स्वच्छ बना है तो उसकी वजह यह है कि वहां लोगों ने जागरूकता का परिचय दिया। इंदौर यदि साफ सुथरा बना है तो वहां के अफसरों ने रात दिन एक काम किया और इसलिए चौथी बार भी नंबर बन गया इंदौर। लेकिन ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये श्रृंगार श्रीवास्तव है, नगर निगम के अधिकारी हैं इस वक्त, पहले वहां एसडीएम भी रहे हैं, काफी चर्चा में रहे ये अफसर भी, हालांकि इस तरह की कार्रवाई के लिए। लेकिन कार्रवाई को लेकर भी कई दफा सवाल उठे हैं, पर यह कार्रवाई अच्छी है। अब आप बताइए, खुद मास्क बना रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे, लिहाजा 10,000 का इनका चालान कट गया। अविनाश मेरे साथ जुड़े हैं, अविनाश से समझते हैं। अविनाश, क्या कहेंगे, महंगा पड़ गया मास्क बनाना और खुद मास्क नहीं लगाना? बिल्कुल मनोज जी, आपको बता दें कि इंदौर की मूसाकड़ी क्षेत्र में ये फैक्ट्री जो है वो संचालित की जा रही थी। मूलतः ये जो फैक्ट्री है यहाँ पे बैग बनाने का काम किया जाता था, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ये जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, यहाँ पर मास्क बनाने का काम अभी यहाँ पे शुरुआत की गई थी। वहीं जब निगम के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, अपर आयुक्त जो है गंगा श्रीवास्तव, उनके नेतृत्व में, तो यहाँ पर उन्होंने पाया गया कि यहाँ पर जो मजदूर है, जो वर्कर है यहाँ पे काम कर रहे थे, उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने मास्क नहीं लगा रखे थे। वहीं जो एक मीटिंग हॉल में जो मीटिंग चल रही थी, वहां पे भी कई लोग मौजूद थे जिन्होंने बिना मास्क के ही उस मीटिंग में शामिल हुए थे। इसके ऊपर उन्होंने आक्रोश जताया और साथ ही जो फैक्ट्री संचालक हैं उनको कड़े शब्दों में हिदायत दी है कि अगर दोबारा इस तरह की हरकतें उनके द्वारा या लापरवाही बरती गई तो फैक्ट्री को सील करने तक की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उस जो फैक्ट्री है, जो मास्क बनाने वाली फैक्ट्री है, उस पर 10,000 रुपए का स्पॉट फाइन यहाँ पर श्रृंगार श्रीवास्तव जो अपर आयुक्त है उनके द्वारा किया गया है। मनोज जी, सबसे बड़ी बात मनोज जी ये थी यहाँ पर कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो
मास्क का उपयोग है वो सबसे महत्वपूर्ण अभी माना जा रहा है। अगर आप बाहर जाते हैं या कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाता है तो मास्क लगाना यहाँ पर जिला प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने अनिवार्य किया हुआ है। ऐसे में जो फैक्ट्री जहां पर मास्क का निर्माण किया जा रहा था, जो जिनके ऊपर आम जनता के स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जिम्मेदारी थी, मास्क बनाने का काम वो लोग कर रहे थे और ऐसे में बिना मास्क के वही अगर लापरवाही पूर्वक मास्क बना रहे तो उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिरकार कैसे उनके द्वारा जो मास्कों का वहां पर उत्पादन किया जा रहा है, जो बनाए जा रहे हैं, वो कितने सुरक्षित होंगे आम जनता के उपयोग के लिए। मनोज जी बिल्कुल, लेकिन हमने देखा है विनाश, इंदौर एक ऐसा स्थान है, जैसा मैं जिक्र भी कर रहा था अपनी खबर के जरिए, कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 बना तो उसकी वजह वहां के लोग हैं, जागरूक लोग। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 बना तो वहां के अफसर है। लेकिन ये और भी कई जगह वहां पर स्पॉट फाइन हुए हमने देखा। तो क्या ये माना जाए कि इंदौर के प्रशासन ने तय कर लिया है किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी? बिल्कुल मनोज जी, निगम के अधिकारियों से जब बात की गई इस विषय में तो साफ तौर पर उनका कहना था कि जो कलेक्टर मनीष सिंह से जो निर्देश उन्हें प्राप्त हुए हैं और जो आयुक्त है प्रतिभा पाल, उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया है किसी भी तरह की लापरवाही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर बरती नहीं जाएगी। आम जनता से सहयोग की अपील लगातार की जा रही है, समझाइश लगातार दी जा रही है। बावजूद उसके अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए या मास्क का उपयोग न करते हुए पाया जाता है तो उस पर यहाँ पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जाती है। वहीं अगर इस तरह की फैक्ट्रियां जो देखी गई हैं, पूर्व में भी कुछ जो फैक्ट्रियां थी यहाँ पर एक सील कर गई थी। आरा एक टायर की जो शोरूम था यहाँ पे सर्विस सेंटर था, उसको यहाँ पर नगर निगम ने सील कर दिया गया है। वहीं जो ये फैक्ट्री थी यहाँ पे मास्क बनाने का काम किया जा रहा था ताकि जो लोग हैं ये संक्रमण के दौर में उन लोगों को की सुरक्षा हो सके। तो अभी फिलहाल इनको एक चेतावनी देके छोड़ दिया गया है, लेकिन साथ ही एक सख्त हिदायत दी गई है कि अगर दोबारा इस तरह की लापरवाही दोबारा बरती गई तो जो फैक्ट्री है उसे सील करने की कार्रवाई नगर निगम कर सकता है। चलिए अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन कहना चाहेंगे उन लोगों से कि यदि आप मास्क बना रहे हैं तो खुद तो समझ जाइए। मास्क बना रहे हैं लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे साहब, और आप कह रहे हैं लोगों से सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, लेकिन खुद सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे। तो इस तरह यदि आपको बचना है, अभी कोरोना की शुरुआत ही है, ये जरूर कह रहे हैं कि उसको लंबा वक्त बीत गया, लेकिन जो खबरें आ रही है, जो WHO की रिपोर्ट है, अलग अलग जो रिपोर्टें आ रही है, उसके मुताबिक आने वाले दिनों में कोरोना और बड़े रूप में दिखाई देगा। तो जरूरत इसी बात की है, मास्क लगाइए। मास्क बना रहे तो खुद लगा लीजिए। यदि कोई काम आपको ऐसा कर रहा है, अनलॉक भी हो गया है, तो अनलॉक में ऐसा कोई काम मत करिए जिससे भारी आपको भी पड़ जाए, आपकी दुकान बंद हो जाए और दूसरे की दुकान भी बंद हो जाए। जरा संभल कर चलिए, जो प्रशासन ने कहा। और फिर मनीष सिंह जैसे अफसर वहां मौजूद है तो वो तो बहुत ही इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। जिले के सरदारपुर क्षेत्र में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। यहां मानपुर गांव में मान कार्यक्रम के दौरान विवाद में 5 लोगों के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, उन्हें रस्सी से बांधकर उल्टा लटकाने का प्रयास भी किया। बता दें, राजगढ़ से कुछ लोग यहां एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे जिसमें जमीन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि ग्रामीणों ने 5 के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद सभी को उल्टा लटकाने का प्रयास भी किया। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, सभी को ग्रामीणों के केस से मुक्त कराया गया। इसके साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यही है कि ये जो मसला दिखाई दे रहा है, आप देखिएगा कि मॉब लिंचिंग हुई है, किस तरह लोगों को मारा गया है। मानपुरा का ये मामला है और बुरी तरह पीटा गया। हैवानियत की हद है ये। अब गड़बड़ क्यों हुई, गलती कहां हुई, क्या चूक थी, लेकिन छोटी छोटी बातों में इस तरह की खबरें रोज सामने आती, जब इतना बड़ा रूप देखने को मिल रहा है जिसमें 5 लोगों को बुरी तरह पीटा गया। आप देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं और हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। क्या कहना है पुलिस का, जरा पुलिस से भी सुन लेते हैं। मिलने के हिसाब से गए थे व्यक्ति, वो आके मेरा मतलब हमारे रिश्तेदारी में है, उनके वहाँ गए थे। कहाँ पे गए थे? ये मानपुरा। तो उन लोगों ने घेर के मारा बहुत तरीके। कितने लोगों ने मारा आपको? करीबन 150-200 जने थे। आप कितने जने थे? ये 5 जने ही थे हम। तो कितने लोगों को चोटें आई? ये 5 जने को चोट आई। 5 जनों को चोटें आई। हाथ पैर तोड़ दिए सब। गाँव में गए हुए थे गुंडागर्दी करने, तो गाँव वालों ने इनको मारा है, बहुत ज़्यादा मारा है। इनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल सब मतलब शून्य टाइप के आए थे, बिल्कुल बेहोश हुए हुए थे, हल्के हल्के उल्टियाँ कर रहे थे और जिनका सभी का बीपी बहुत कम होता है। सर कितने लोगों को रेफर किया? 4 लोगों को यहाँ से रेफर कर दिया गया धार के लिए। तो इनका पारिवारिक विवाद चल रहा था कुछ जगह को लेकर, रमेश पिता सुखराम और राकेश पिता रमेश के साथ। तो उनके वहाँ का कार्यक्रम के बाद इनमें आपसी विवाद हो गया। विवाद होने के बाद गांव के कुछ लोगों ने
रमेश के साथ मिलकर इनके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद इन्हें पेड़ से बांध के चले गए। जैसे सूचना मिली तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए धार भेजा रेफर किया गया मुकदमा कायम कर उसकी तरफ से 323, 294, 506, 34 ICC 341 इनमें पंजीबद्ध किया और आगामी जो भी चीज़ें आएंगी, तथ्य आएंगे, उनके आधार पर धाराओं को बढ़ाया जाएगा। बहुत गजब है। आप इस खबर को जब देख रहे होंगे तो इसमें 3 लोग बोले और तीनों लोग अलग अलग बोले। अब विश्वास किसकी बात पर करें? क्या वो गुंडागर्दी करने, बदमाशी करने गए थे इसलिए पिटाई हुई, या पुलिस की बात मान लें कि आपसी विवाद के कारण पिटाई हुई, या उनकी बात मान लें जो जिनकी पिटाई हुई? अब सवाल यही है कि इसमें हमारे संवाददाता क्या बताते हैं, जरा उनको भी समझ लेते हैं। शैलेंद्र पवार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सच्चाई क्या है? 3 तरह की बाइट आपने पहुंचा दी, 3 तरह के अलग अलग बयान समझ में आ रहे हैं। सच्चाई क्या है? क्या पुलिस इसमें लीपापोती कर रही है, या कुछ और मामला है, या वास्तव में बदमाश थे और पुलिस ही नहीं बताना चाहती कि बदमाश लोग उस गांव में आए थे? जी बिल्कुल, यहाँ पर हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि सभी के बयानों में काफी अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो वहाँ पे स्थानीय नागरिकों से, जो विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उस जानकारी के अनुसार ये पता चल रहा है कि ये 5 लड़के जो राजगढ़ के निवासी थे, ये मानपुर के एक जगह पे मान का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के दौरान इनका वहाँ पर जिन लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था, उन लोगों से दारू के नशे में दोनों पक्ष आपस में भिड़ चुके थे और दारू के नशे में भिड़ चुके थे। उस भिड़ंत के दौरान इन लोगों का जो विवाद था वो इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आतुर हो गए। इसी दौरान जो वहाँ पर स्थानीय व्यक्ति जो वहाँ के थे, जिससे इनके विवाद हुए थे, उन लोगों को गांव के कुछ लोगों का समर्थन मिल गया, जिसके कारण ये मामला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि एक ये बड़े संघर्ष में तब्दील हो गया। और इसी दौरान गाँव वालों की जिनके ये भी देखी गई कि उन्होंने जो है इन्हें हाथ पैर बांध के और पेड़ से लटकाने का भी प्रयास किया। चलिए ठीक है शैलेंद्र, धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन जैसा वो कह रहे हैं कि मामला मान का था। मान एक परंपरा है, उसके तहत खाना बनाना सब होता है, और कहते हैं कि कुछ ऐसी बातें भी होती है जिसका जिक्र मैं कहूंगा कि शराब मत पिया करें। रोज ऐसी खबरें आती, लोग फिर भी नहीं मानते, शराब पीते हैं और फिर इस तरह की घटनाएं सामने आती है। खैर, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगली खबर अच्छी खबर है और सुकून देने वाली खबर है, और ये बताएगी कि संस्कार क्या चीज होती है। परंपरागत तरीके से चली आ रही माटी कला को सिवनी के केवलारी ब्लॉक की 2 बेटियां नया आयाम दे रही है। गरीबी और लाचारी के दौर में भी कविता और बबीता नाम की ये बेटियां अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर मिली माटी कला की विरासत को बचाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन माटी कला की इन कलाकृति के लिए बेहतर मंच और अच्छे दाम नहीं मिलने के कारण ये कलाकार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में इनका कहना है कि सरकार स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ की बात करती है, लेकिन अपनी परंपराओं का निर्वहन कर कुम्हार जाति की ओर शासन प्रशासन बोर्ड ध्यान नहीं दे रहा है। इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसा कहना है लोगों का। लेकिन आप देखिएगा, तस्वीरें बड़ी सुखद तस्वीरें हैं, और 2 बेटियां कविता और बबीता। एक पिता है जो इस उम्र में घड़े बना रहा है और ये कुम्हार का काम करती है, और आप देखिए बेटे के पिता के साथ बेटियां अपना हाथ बटा रही। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने अलग अलग जो मिट्टी के बने आइटम है वो तैयार किए। ये विरासत अब खत्म होती जा रही, लेकिन इस विरासत को बचाना है, और संबंधित जिले के कलेक्टर या सरकार के लोग, अब तो मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज हैं, वो चाहते हैं कि बेटियां आगे बढ़े। लेकिन इन बेटियों के कमाल को भी देखिएगा, और यदि आप देख पा रहे हो तो जरूर इनके लिए कुछ कीजिएगा। कलेक्टर साहब भी देख रहे होंगे तो जरूर इनको कुछ मदद मिलना चाहिए, क्योंकि ये वो कला है जो धीरे धीरे कर हमारी विरासत को खत्म हो रही है। इसको बचाना होगा और हम सबकी जिम्मेदारी है। मेरे साथ इस वक्त जितेंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं उन बच्चियों का क्या कहना था, कविता और बबीता का। पापा पहले घड़े बनाते थे, तो घड़े बस सिर्फ सीजन में बिक पाते थे और बाकी समय में फिर ऐसे ही। फिर हमने इंटरनेट वगैरह में देखा, चाहते हैं कि ये हमें मंच मिले और ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़े, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सके और हम आगे बढ़ सकें। स्वदेशी अपनाओ, जीवन बचाओ। हमारे यहाँ पर मिट्टी के नए नए प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, जिसका उचित दाम यहाँ पे नहीं मिल पाता है, तो हमें गवर्नमेंट से कुछ मदद चाहिए, जिससे मार्केट में हमें मंच मिल सके और मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा उचित दाम मिल सके। और मैं बहुत दिनों से घड़े का, गमले वगैरह काम करते चला आ रहा हूँ। फिर धीरे धीरे ये घड़े वगैरह सब मार्केटों में बहुत कम हो गए,
तो ये मेरी 2 बेटियां हैं, कविता बबीता। इन लोगों ने मुझे एक नया तरीके से कढ़ाई, कुकर, थालियाँ वगैरह का ये बनाने का वो सोचा, तो वो उनको 1-2 पीस बनाते बनाते मैं इसको अभी बढ़ावा देते जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा मार्केट में मुझे गर्व है कि ये बच्चे इस मिट्टी को आगे बढ़ावा के लिए जीवित रखें की कोशिश कर चलिए, रहे ये हैं। पिता है कविता और बबीता के, कह रहे हैं कि मुझे गर्व है अपनी बेटियों पर, गर्व होना भी चाहिए। लेकिन अब इस जो संस्कृति है, जो माटी कला की तस्वीरें आप देख रहे थे, इसको नए रूप में ढालने का प्रयास कर रही कविता और बबीता। जितेंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। जितेंद्र, जिस गांव की ये खबर है, क्या वहां इसी तरह का काम किया जाता है और कितने लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में लगे हुए हैं, और क्या अब नया रूप इसको देना चाहते हैं? जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से देखा जाए तो कहा जाता है कि भारत जो है वो गांव में बसता है, और ये गांव की तस्वीर है। ये पूरा मामला जो है केवलारी विधानसभा की जो उगली एक छोटा सा जंगलों के बीच में बसा गांव है, वहां का है, जहां पर कुछ ही परिवार जो है गांव मिट्टी का काम वहां पे करते हैं, जो प्रजापति कुम्हार जो है कहलाते हैं। और ये बेटियां आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है अपने विरासत को संभाल रही है। दोनों बेटियां जो है ग्रेजुएट हैं, पढ़ाई कर चुकी हैं, लेकिन चूंकि मजबूरी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस वजह से जो है ये अपने पिता के कार्य को, अपने विरासत को जो है आगे बढ़ा रही है। और विजुअल में स्पष्ट हमारे दर्शक देख सकते हैं किस तरीके से सुंदर आकृतियां और डिजाइन जो है ये बना रही है। इनके साथ साथ ये काफी अच्छी मूर्तियां भी बनाती हैं। उसके बाद जिस तरीके से इनकी कला को, इनकी आकृति को जो है एक बेहतर मंच नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं चलिए जितेंद्र, हम सबका प्रयास होगा कि इन दोनों बेटियों को अच्छा मंच मिले, और वो मजबूरी में नहीं कर रही, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी कला बचाने के लिए इस बात की जरूरत है, जरूरी है। तो हम दोनों से चाहेंगे, कविता बबीता से, ये काम करते रहिए, हमारी संस्कृति को बचाइए, आपकी संस्कृति को बचाइए। और जिम्मेदार अफसर, सरकार देख रही हो तो इन बेटियों को भी काम दे दीजिए, मंच दे दीजिए, ताकि ये कला आगे जाकर का और अपना हुनर दिखा सके। तो मिड सेशन में हम इसी तरह की 5 बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ होते हैं, जिसमें दिलचस्प खबरें भी होती है, सियासत भी होती है। फिर मुलाकात होगी अगले मिड सेशन में। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए IND 24 पर। की